नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। हमारे देश में किसी भ्रष्टाचारी जज को सजा दिलाना यानी कि उसके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट की कार्रवाई भी कर पाना कितना मुश्किल है, उसको दो उदाहरण से आप समझ सकते हैं। पहला तो तथ्य ये है कि आज तक किसी भी जज को इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा सका है। एक जज पर ये अंतिम दौर तक चला था, लेकिन उससे पहले ही उस जज ने इस्तीफा दे दिया था। एक अन्य मामले में कांग्रेस पार्टी बहिर्गमन कर गई थी और इस वजह से इम्पीचमेंट का मोशन गिर गया था। अब जो इम्पीचमेंट का जो सबसे ज्यादा चर्चित मामला सामने आया वो था यशवंत वर्मा का मामला। यशवंत वर्मा के घर पर जिस तरीके से नोटों की होलियां जली, ये पूरे देश ने देखा था और सब तरफ से एक ही मांग थी कि यशवंत वर्मा को उसके पद से हटाया जाए। हालांकि शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने, चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से उसे बचाने की कोशिश की, मामले की लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन गलती से उस मामले के जो वीडियो फुटेज थे वो पब्लिक पे पहुंच गए। सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ। उसके बाद चीफ जस्टिस ने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने यशवंत वर्मा को दोषी पाया। चीफ जस्टिस ने यशवंत वर्मा से रिक्वेस्ट की कि भाई तू अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने जाते जाते सिफारिश कर दी राष्ट्रपति महोदय से और प्रधानमंत्री से कि आप यशवंत वर्मा को उसके पद से हटाने की कार्रवाई कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने उसका ट्रांसफर उसके पैतृक हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया, जिसका इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने जोरदार विरोध किया और उसको चुपके चुपके शपथ दिलाकर बिना किसी काम के पिछले 8-9 महीने से सैलरी भी दी जा रही है। दूसरी तरफ इसको हटाने के लिए जो मानसून सत्र था उसमें संसद में प्रस्ताव आया, लोकसभा में प्रस्ताव आ गया, लेकिन दूसरी तरफ यशवंत वर्मा का वकील बने हुए सिब्बल ने जो खुलकर मीडिया में ये कह रहा था कि यशवंत वर्मा को फंसाया जा रहा है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सिब्बल ने बड़ी चालाकी से 50 सांसदों के सिग्नेचर कराकर उस समय जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उनको एक प्रस्ताव पेश कर दिया। उससे पहले लोकसभा में प्रस्ताव पहुंच चुका था और संसद की ये परंपरा है कि अगर एक सदन में प्रस्ताव आ गया है तो दूसरा सदन उस पर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं करता है। लेकिन जगदीप धनखड़ चूंकि इस मामले में बहुत ज्यादा मुखर बने हुए थे और वो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ या यशवंत वर्मा के खिलाफ एक नायक के तौर पर पेश करना चाहते थे, इसलिए वो विपक्ष की चाल में फंस गए और जो कोशिश, जो बयानबाजी वो यशवंत वर्मा को हटाने के लिए कर रहे थे, उनकी जो हरकत थी वो यशवंत वर्मा को बचाने की दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आई, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया। लेकिन उससे पहले वो राज्यसभा में इसका जिक्र कर गए कि मेरे पास एक प्रस्ताव आया है। अब ये जो गड़बड़ हुई उसी को लेकर यशवंत वर्मा ने अपने बचाव की अंतिम चाल चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दी और ये कहा कि जो इम्पीचमेंट की कार्रवाई की जो नियम है उसमें नियम 3/2 में ये कहा गया है कि अगर दोनों ही सदनों में एक ही दिन पर प्रस्ताव आता है तो फिर जो कमेटी बनेगी वो जॉइंटली बनाई जाएगी। और चूंकि मेरे मामले में यशवंत वर्मा ने मुकुल रोहतगी के माध्यम से ये बात सुप्रीम कोर्ट पर रखी है, ये जो कमेटी बनी है वो अकेले लोकसभा स्पीकर ने बनाई है, इसलिए ये अवैध है। दोबारा से कमेटी बने और वो जांच करे, उसके बाद मेरे खिलाफ अब जो महाभियोग की कार्रवाई है वो पूरी हो सकती है। इस मामले की सुनवाई कर रही थी जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच और आज उन्होंने स्पष्ट तौर पर मुकुल रोहतगी को यह बताने की कोशिश की और ये भी उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से साफ कर दिया कि ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सोचिए कि एक प्रस्ताव लोकसभा में आता है और कुछ विपक्षी सांसद उस जज को बचाने के लिए एक जानबूझकर ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में रख देते हैं, तो क्या उस जज के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई पूरी नहीं होनी चाहिए? मुकुल रोहतगी ने कहा कि नहीं, इसमें टेक्निकल चीजों के आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं और इशारों इशारों में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने वही राज खोल दिया है जिसकी बात हम भी कर रहे हैं।
यानी कि कपिल सिब्बल ने जो अलग से प्रस्ताव रखवाया था राज्यसभा में, वो एक सोची समझी ही रणनीति थी, चाल थी। उसका मकसद सिर्फ यही था कि अगर वो ऐसा कर देगा और राज्यसभा के स्पीकर जो है, जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति, वो उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में इसी आधार पर इम्पीचमेंट की कार्रवाई को रुकवाने में कामयाब हो जाएगा। अब चूंकि ये कार्रवाई चल रही है, इसलिए जो जांच कमेटी बनाई थी जस्टिस अरविंद कुमार के नेतृत्व में, वो अपना काम अभी कर नहीं रही है। यानी एक तरह से जो चाल चली गई थी सिब्बल और यशवंत वर्मा के द्वारा, वो कुछ हद तक कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज स्पष्ट संकेत दिया जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, और उन्होंने ये कहा कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो जो कमेटी बनाई गई है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई उसमें संदेह नहीं है, क्योंकि जो प्रस्ताव स्वीकार करने का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि राज्यसभा के सभापति ने उसको स्वीकार किया था। उन्होंने केवल सूचना दी थी राज्यसभा में, और यह भी कहा था उस दिन उन्होंने कि मैं ये देखूंगा कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव लोकसभा में आया है, जबकि वो अच्छी तरीके से जानते थे। उनको कम्युनिकेट कर दिया गया था जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, उनके द्वारा, कि एक प्रस्ताव लोकसभा में आ चुका है, अब आप इस मैटर पर आगे की कोई कार्रवाई न करें। लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस चीज को अनदेखा किया, और इसी वजह से उन्हें अपना पद भी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उन्हें सरकार ने साफ संदेश दे दिया था कि आप सरकार के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। और दूसरी तरफ कहा जाए तो जगदीप धनखड़ साहब पूरी तरीके से विपक्ष की चाल में फंस गए थे, और विपक्ष ने उनको मोहरा बनाकर उनकी कुर्सी भी खाली थी। बाद में जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उन्होंने जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया था। तो ये बात आज कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखी भी थी कि अगर उस प्रस्ताव को ले भी लिया गया था तब भी उसे खारिज कर दिया गया था, और ऑफिशियली ये कहीं भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। यानी कि राज्यसभा के सभापति ने सिर्फ ये बताया था कि उन्हें प्रस्ताव मिला है, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया था। इस पर मुकुल रोहतगी ने यह कहा कि इम्प्लाइड रूप से, यानी कि व्यवहारिक रूप से वो प्रस्ताव स्वीकार हो गया था, इसीलिए राज्यसभा के सभापति ने उसका उल्लेख किया है। अब कल इस पर सुनवाई होनी है, और जैसा कि संकेत दिया है जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कि हम मुकुल रोहतगी की इस बात से सहमत नहीं है कि अगर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि प्रस्ताव को राज्यसभा ने स्वीकार कर लिया है, तो फिर उसको स्वीकार मानते हुए जॉइंट कमेटी बनाने की जो मांग है वो मांगी जानी चाहिए। लेकिन मुकुल रोहतगी ये कह रहे हैं कि इसका स्वीकार न किए जाने का, अगर स्वीकार किए जाने का कहीं उल्लेख नहीं है तो स्वीकार न किए जाने का भी उल्लेख नहीं है। ये अपने तरीके का एक कुतर्क होता है जब वकील ऐसा कहते हैं कि अगर किसी चीज को इलीगल नहीं घोषित किया गया है, लीगल नहीं घोषित किया गया है, और उसके खिलाफ उसे प्रतिबंधित करने का कोई कानून ना हो, तो वो कहते हैं कि ये इलीगल भी नहीं है। यानी कि अगर लीगल नहीं है तो इलीगल भी नहीं है, क्योंकि कोई कानून नहीं है। और इस तरीके से वो अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करते हैं। वही दांवपेच यशवंत वर्मा यहाँ चलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सोचिए कि यशवंत वर्मा ने कितना पैसा कमाया होगा कि उसके लिए मुकुल रोहतगी, जो खुद भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, वो बचाव करने के लिए खड़े हुए हैं। कपिल सिब्बल तो खुलकर उसके पक्ष में बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत सारे पुराने जज भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यशवंत वर्मा के खिलाफ जो इम्पीचमेंट की कार्रवाई है वो पूरी न हो पाए। ये व्यक्ति कितना बेशर्म है कि इसके खिलाफ पूर्व सीजीआई ने ये मान लिया कि ये दोषी है। 3 जजों की, हाईकोर्ट जजों की जो बेंच जो कमेटी बनाई गई थी, उसने भी ये माना कि ये दोषी है। उसके बावजूद वो तमाम बहानेबाजी करके अपने पद से न तो इस्तीफा दे रहा है, और ना ही जो इम्पीचमेंट की कार्रवाई है उसको पूरी होने देना चाहता है। वो अच्छी तरीके से जानता है, वो जज है, उसने कानून पढ़ा है, संविधान की जानकारी भी है, और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भारत में संसद के केवल 3 ही अधिवेशन होते हैं। एक बजट सत्र होता है, मानसून होता है, और एक शीतकालीन होता है।
अब उसे पता है कि 3-3 बार ही उसके मामले सुने जा सकते हैं और इस प्रक्रिया को वो जितना लंबा खींचेगा, उतने लंबे समय तक वो न केवल सैलरी लेता रहेगा बगैर काम की, बल्कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर और कार्रवाई जांच भी नहीं हो पाएगी। बहुत से हमारे मित्र कहते हैं कि सरकार क्यों नहीं उसके खिलाफ जांच करा सकती है, सरकार क्यों नहीं एफआईआर कराती, क्यों उसे जेल में नहीं डालती। हम बार बार उनको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक प्रेसिडेंस है और सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंस या कोई निर्णय होता है, वो जब तक उसे संसद में कानून बनाकर बदला न जाए वो कानून की तरह काम करता है। उस नियम के तहत भारत में किसी भी जज के खिलाफ, वो चाहे हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, कोई भी एफआईआर और जांच तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक कि भारत का सीजेआई उसके लिए परमिशन न दे दे। और 2 सीजेआई खुले तौर पर इसकी परमिशन से इनकार कर चुके हैं। अभी जो वर्तमान के सीजेआई हैं वो भी परमिशन देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये मुद्दा अभी उठा नहीं है, इनडायरेक्टली तो उठ चुका है। जब उन्होंने शपथ ली थी और कॉमनवेल्थ देशों के जब सीजेआईओ के साथ वो मीटिंग कर रहे थे, एक कोर्ट चला रहे थे, उस समय मैथ्यूज नांदुमपारा बड़ी चालाकी से वहां पहुंच गए और उन्होंने यशवंत वर्मा को हटाने के लिए कॉलेजियम के खिलाफ उन्होंने एक याचिका लगाई थी। उसको उन्होंने स्वीकार तो किया लेकिन अभी तक उसकी डेट नहीं दी है। अगर वास्तव में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ होते, यशवंत वर्मा को हटाए जाने के पक्षधर होते, तो अब तक वो जांच एजेंसियों को एक परमिशन का लेटर या ऑर्डर दे सकते थे कि यशवंत वर्मा के खिलाफ आप जांच करिए, उसके खिलाफ एफआईआर करिए। और जैसे ही एफआईआर का आदेश होगा, यशवंत वर्मा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और वो इसीलिए इस्तीफा नहीं दे रहा है कि इस्तीफा देते ही फिर सारी जो एजेंसियां हैं, दिल्ली पुलिस है, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएंगी और उन्हें किसी भी तरीके से सीजेआई की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए उसके वकीलों, चाहे सिब्बल हो, मुकुल रोहतगी हो या सिंघवी टाइप के दूसरे वकील हो, उन्होंने उसे सलाह दे रखी है कि जब तक महाभियोग की कार्रवाई अंतिम चरण तक नहीं पहुंचती है, उसे अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देगा तो जैसा कि बी.आर. गवई ने एक सुनवाई के दौरान कहा भी था कि वो अभी भी हाई कोर्ट का सम्मानित जज है और हाई कोर्ट के सम्मानित जजों के खिलाफ आप जांच कर नहीं सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का रूल है। तो आप सोचिए कि कितनी चालाकी के साथ यशवंत वर्मा बचने की कोशिश कर रहा है, तमाम बड़े वकील उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, उनकी जो चुप्पी है, उनकी जो इस पूरे मामले में अकर्मण्यता है, वो भी सवालों के घेरे में है। आपको मैं याद दिला दूं कि हमारे यहाँ जब क्राइम का लिए कहा जाता है तो क्राइम की परिभाषा में कमीशन ही नहीं आता है बल्कि ओमिशन भी आता है। यानी आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप जो ड्यूटी आपकी है, जो करने के लिए आपको कहा गया है, उम्मीद की जाती है, अगर आप उसको नहीं करते हैं तब भी वो क्राइम माना जाता है। यानी यहाँ पर सीजेआई की जो कार्य प्रणाली है, चाहे वो 2 पहले रहे हों या वर्तमान के रहे हों, इस मामले में तो कम से कम सवालों के घेरे में है। उन्हें आगे बढ़कर यशवंत वर्मा के मामले का निपटारा करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर की परमिशन देनी चाहिए और जैसे ही वो एफआईआर की परमिशन देंगे, यशवंत वर्मा अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा जांच नहीं हो सकती और जब जांच ही शुरू हो जाएगी तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी जो बेंच ने भी साफ कर दिया है कि बेंच का जो संदेश है वो साफ है कि राज्यसभा के सभापति ने चूंकि ये घोषणा नहीं की थी कि उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, तो जो दलीलें दी जा रही थी जिसके लिए ये डिले करने की कोशिश की जा रही है, उसमें शायद जो लोकसभा स्पीकर ने कमेटी बनाई है उसको वैलिड मान लिया जाए। और अगर ऐसा माना जाता है तो फिर जो जांच कमेटी है जस्टिस अरविंद कुमार के नेतृत्व में, वो इसकी जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन फिर सवाल यही है कि जब वो रिपोर्ट देंगे तो फिर ये बजट सत्र का पूरा सेशन बीत जाएगा। उसके बाद जो उस पर प्रस्ताव आएगा, जो भी वोटिंग होगी, वो मानसून सत्र में जाकर होगी।
यानी समझ लीजिए 14 मार्च की ये घटना है और जुलाई से पहले अभी भी इम्पीचमेंट के मोशन के पास होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ये कितना बड़ा सबूत है इस बात का कि ज्यूडिशरी अपने चहेतों को, अपने साथियों को बचाने के लिए किस हद तक चली जाती है। वकील किस हद तक देश के कानूनों को ठेंगा दिखाने की कोशिश करते हैं, भ्रष्टाचार का साथ देते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं, ये सब बातें अब पूरी तरीके से उजागर होती हुई नजर आ रही हैं। उम्मीद है कि कल की सुनवाई में जस्टिस दीपांकर दत्ता मुकुल रोहतगी के तमाम कुतर्कों को खारिज करते हुए लोकसभा स्पीकर की बनाई हुई कमेटी को वैलिड मानेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, कमेटी दोबारा बनाए जाने की बात आती है, तो फिर समझ लीजिए कि मानसून सत्र में भी इम्पीचमेंट मोशन पास हो पाएगा यशवंत वर्मा के खिलाफ, उसकी कोई उम्मीद नहीं है। यानी वो मामला मानसून सत्र की बजाय अगले शीतकालीन सत्र यानी 1 साल की और मोहलत मिल जाएगी इस भ्रष्ट जज को कि वो देश की जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से जाने वाली उस पैसे से सैलरी लेता रहे, तमाम सुविधाएं भोगता रहे और उसके खिलाफ कोई जांच शुरू न हो सके। तो यहां पर जिम्मेदारी तो सीजेआई की भी बनती है कि उन्हें इस मामले में आगे बढ़कर हस्तक्षेप करना चाहिए। जांच एजेंसियों, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इन सबको एफआईआर की परमिशन देनी चाहिए। हालांकि ईडी की एफआईआर तो तब होगी जब दिल्ली पुलिस या सीबीआई पहले उस मामले में भ्रष्टाचार की और धन शोधन की कोई एफआईआर कर लेगी, क्राइम की एफआईआर कर लेगी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आप इस सब से संतुष्ट हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश की जुडिशरी का ढर्रा ऐसे ही चलता रहे और जनता चुपचाप देखती रहे, पीड़ित होती रहे, अपने आप को कोसती रहे? और अगर नहीं तो फिर आप हमारी इस मुहिम से जुड़िए कि कॉलेजियम हटाओ, देश बचाओ, जुडिशरी को सुधारो, ब्रिंग बैक एनजीएसी। जय हिंद, जय भारत।